देता हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हैं और क्लास के लिए रेडी हैं। बायोकेमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ जो है ना वो हाजिर हैं, ठीक है। इट इज़ द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म जो है ना वो पाई जाती है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, और वो कैसे उसको हम समझते हैं। तो एक स्टीरियोआइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। यहाँ पे जनरली मैं एक स्टीरियोआइसोमेरिज्म की समरी सी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए तो इसको आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे या एक्सटेंड करेंगे टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हम वैसे पढ़ रहे थे मोनोसेकेराइड्स, तो मोनोसेकेराइड्स में फिर चले जाएंगे, बट नॉट बिफोर क्लेरिफाइंग द कंसेप्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, तो स्टीरियो आइसोमर्स जो है ना वो क्या होते हैं? कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिमेंबर, जब कभी आइसो मीन एक्चुअली सेम और मर मीन पार्ट, आप लोगों को ये पता है। जब कभी आइसोमेरिज्म, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो, वो मेटामेरिज्म हो, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, स्केलेटल आइसोमेरिज्म हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी हैं। तो आइसोमेरिज्म कोई ही क्यों ना हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये भी सेम है। बट द ओनली डिफरेंस क्या है? कॉन्फ़िगरेशन इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। अगर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हो, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो और पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन डिफर किस चीज पे करेंगे? अरेंजमेंट हो या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो उसको फिर हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। वैसे स्टीरियोआइसोमर्स फिर दो किस्म के हैं, ठीक है। स्टीरियोआइसोमेरिज्म दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो जो सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़े थे किधर? फैटी एसिड्स में। हमने वहां पर पढ़ा था कि सिस बॉन्ड्स जो है ना वो ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स थे। और ट्रांस जो है ना वो हमने डिस्कस किया था कि एक डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सिमिलर ग्रुप्स होते हैं सिस में, और ट्रांस में अक्रॉस द डबल बॉन्ड होते हैं। तो वो स्टीरियोआइसोमेरिज्म का एक टाइप है, जो उसको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। और स्टीरियोआइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक सेंटर या उसको कायरल सेंटर कहते हैं, ठीक है। किसी कंपाउंड में क्या हो, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसके लिए जरूरी है, ठीक है, कि उसमें कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन एटम या सेंटर हो, ठीक है। अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? ये देखें, ये कार्बन है, इसके साथ 1 2 3 और 4 ग्रुप्स अटैच हैं। ऑल दीज 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ए बी डी एंड ई, ठीक है। अगर यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि द कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक एपो, A, B, D and E, all the 4 groups are different from each other. अगर ये A, B, D और ये E, ये तमाम के तमाम डिफरेंट हो, इसमें से कोई भी दो जो है ना आपस में सेम ना हो, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये कार्बन एसिमेट्रिक या इसको कायरल कार्बन कहते हैं। और जब कभी किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर या कायरल कार्बन एटम होता है, तो हम फिर कहते हैं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लें कि द 4 डिफरेंट ग्रुप्स A, B, D, E can be arranged in space around the carbon atom in 2 different ways to generate 2 different compounds, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो 4 ग्रुप्स हैं, तो इनको हम 2 तरीकों से इस कार्बन एटम के अराउंड जो है ना इर्द गिर्द अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, इसी वजह से 2 आइसोमर्स भी है, ठीक है। और वो जो 2 आइसोमर्स होते हैं तो उनको फिर क्या कहते हैं? उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, या बाज़ औकात उनको एनांटियोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये देख लें द मिरर, यहाँ पर 1 मिनट। अच्छा, विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द कायरल कार्बन एटम, तो फिर हमारे पास वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। द मिरर इमेजेस कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। देखें, सबसे पहले क्या है कि जब हमारे पास किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम होगा, ठीक है, तो फिर उसके 2 मिरर इमेजेस बनते हैं, ठीक है। मतलब है कि लेट्स सपोज करें इसको कंपाउंड ए कहते हैं, ठीक है, तो ये कंपाउंड बी इसको कहते हैं, तो ये कंपाउंड बी जो है इस कंपाउंड ए का मिरर इमेज है। आप लोग देख लें,
फॉर एग्जांपल हमने कंपाउंड ए इधर जो है ना वो ये कंपाउंड ए है, मिरर अगर हम इसके सामने रखें, ठीक है, तो इसका इमेज जो है वो हमें ऐसे दिखाई देगा। समझ आ गई है? तो इस वजह से इसको कहते हैं कि ये इसका मिरर इमेज है, और एट द सेम टाइम ये मिरर में इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होगा। इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहते हैं, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, आसानी के साथ मैं आप लोग को समझाऊं, ठीक है। आप लोग ग्लव्स को देख लें, हाथ में जो बंदा ग्लव्स पहनता है, ठीक है, तो राइट हैंड का ग्लव्स अगर आप लोग जो है ना वो शीशे में देख लें तो वो लेफ्ट हैंड के ग्लव्स जैसा आता है। अब इसका मतलब है कि राइट हैंड वाला ग्लव जो है वो लेफ्ट हैंड वाले ग्लव का क्या है, वो मिरर इमेज है। लेकिन आप राइट हैंड वाले ग्लव को लेफ्ट हैंड में नहीं पहन सकते हैं, इसको कहते हैं नॉन मिरर इमेज है, बट इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट ये ए और बी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, या ऐसे मिरर इमेजेस को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, या ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम एनेंटियोमर्स भी कहते हैं। या चूंकि ये एक और दो कंपाउंड्स हैं तो बाज़ औक़ात इसको एनेंटियोमेरिक पेयर्स भी कहते हैं, और या बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं कि ए और बी ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, या इसको हम एनेंटियोमेरिक पेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो है तो दो को पेयर कहते हैं। होपफुली कि आप लोग इसको समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देख लें इधर, वन मेंबर ऑफ एन enantiomeric pair will rotate the plane of polarized light toward the clockwise direction। और इसको क्या कहते हैं, इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, ठीक है। प्लेन, अब इसको थोड़ा सा इससे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट और ये रोटेशन ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से करता हूं कि मैं एक स्लाइड क्रिएट करता हूं, ठीक है, एक स्लाइड में इधर क्रिएट करता हूं ताकि आप लोगों के साथ उसको मैं 1 मिनट, मैं इधर एक स्लाइड क्रिएट करता हूँ खाली, और इस पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ये क्या है, ठीक है। इस पे पर आते हैं, देखें यहाँ पर लिखा है वन मिनट, अच्छा, अब इधर आप लोग देख लें कि इसमें वन मिनट, अच्छा, नाउ इसमें देख लें, यहाँ पर लिखा है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ये एनेंटियोमर्स जो होते हैं तो दो हैं, ए और बी। अभी हमने कहा कि दो है, एक हमारे पास जो है ना सपोज करें कि ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है, ठीक है, ये एक एनेंटियोमर है, ये दूसरा है, और इन दोनों को एनेंटियोमेरिक पेयर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर जब कभी हमारे पास कंपाउंड में कायरल सेंटर होगा, ठीक है, तो उसके दो कंपाउंड्स बनेंगे ए और बी, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। ये कहते हैं कि उसमें एक जो होता है उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, ऐसे हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन। और दूसरा जो है ना, जो दूसरा आइसोमर होगा तो वो फिर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा ऐसे, तो उसको फिर हम लेव रोटेटरी कहते हैं, और उसको हम इस नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइन ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, मतलब है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और नेगेटिव का साइन अगर कहीं पर हो इसका मतलब है कि लेव रोटेटरी है, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करता है। अब इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट और इस रोटेशन इसका मतलब क्या है, तो इसको अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। हम एक हमारे पास होती है ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है पता है, फिर सपोज कर ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, तो ऑर्डिनरी लाइट जो है ना वो तमाम डायरेक्शंस में रोटेट होती है ऐसे, मतलब है कि उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है ना क्या, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी और लाइट, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको पोलरीमीटर कहते हैं, ठीक है। पोलरीमीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मालूम करता है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं।
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा, जिसमें कम से कम एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा। ठीक है, तो एसिमेट्रिक सेंटर की मौजूदगी की वजह से उसके दो कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और उसमें एक लेव रोटेटरी होगा, दूसरा डेक्स्ट्रो। अब इसका मतलब क्या है, उस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, पोलरीमीटर में डालेंगे। पोलरीमीटर का पहला काम क्या होता है, वो ऑर्डिनरी लाइट को हेलो शिरीन ज़ादा। जी सर। चलिए, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब जल्दी से रिस्पांस दे दे, स्क्रीन आपके सामने है। ये हाँ सर, स्क्रीन अच्छा, सामने है। अच्छा ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिविटी को, तो हमने ये पढ़ा कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस कंपाउंड को पोलरीमीटर में डालेंगे। ठीक है, पोलरीमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या करता है, जो कि मालूम करता है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, पहला। और दूसरा, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेव रोटेटरी है। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको पोलेरीमीटर कहते हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि एक हमारे पास होती है ऑर्डिनरी लाइट, एक हमारे पास होती है ऑर्डिनरी लाइट, जो कि आप लोग ऐसे अज्यूम करें कि ये एक लाइट का सोर्स है, इससे जो लाइट निकल रहा है तमाम डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इसको ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। अच्छा, अब ऑर्डिनरी लाइट में सबसे पहले इस ऑर्डिनरी लाइट को पोलरीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसको पास करते हैं। एक एक पार्ट होता है पोलरीमीटर का, उसको कहते हैं पोलराइजर। पोलराइजर का काम क्या होता है, वो इस ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट करते हैं पोलराइज्ड लाइट में, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब ऑर्डिनरी लाइट और पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनरी लाइट तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में रोटेट करती है। ठीक है, लेकिन ये पोलराइज्ड लाइट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ऐसे अप रोटेट करेगी, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, पोलरीमीटर क्या करता है, वो ऑर्डिनरी लाइट को सबसे पहले पोलराइजर के थ्रू कन्वर्ट करता है इनटू पोलराइज्ड लाइट। ये इसको क्या कहते हैं, यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, अब क्या होता है, आगे से हमने जिस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम करनी हो उसको इस तरह से एक ट्यूब में डालते हैं, उसका सोल्यूशन बनाकर। ठीक है, उसको एक ट्यूब में डालते हैं इस तरह से, ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है। ठीक है, ये लाइट जब ये पोलराइज्ड लाइट जब इससे ऐसे पास हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, या तो ये क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जो है ना वो बेंड करेगी, या ये एंटी क्लॉकवाइज में। ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर इसने इस पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड किया तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या ना वो आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है या एनेंटियोमर है, और इसको हम प्लस साइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर इसने इस पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया इस तरीके से, तो फिर उसको हम कहते हैं लेवो रोटेटरी। ठीक है, और उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास दो जो है ना आइसोमर्स हो, वो जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं या एनेंटियोमर्स कहते हैं। ठीक है, और ये इस एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है कि ये पोलराइज्ड लाइट को कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो होपफुली कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई है कि ये रोटेशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर लिखा गया है, अगर किसी कंपाउंड के पास जो है ना के नेम के में ब्रैकेट के सामने प्लस का साइन लिखा हो तो आप लोगों को फौरन समझना चाहिए कि जब इस कंपाउंड को पोलरीमीटर में हम देखेंगे तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जो है ना क्या है, वो रोटेट करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है। ठीक है, और अगर इस किस्म का नेगेटिव साइन लिखा हो तो उसको हम लेव रोटेटरी, मतलब है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पोलरीमीटर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसको ये कहते हैं, और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देख लें इधर हमारे पास, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें जो है ना क्या है
पोलरीमीटर जो है ना में डालेंगे। इसके लिए क्या, इसके लिए एक जो है ना हमारे पास जो DL आइसोमेरिज्म भी हमारे पास जो है ना एक सिस्टम मौजूद है, ठीक है। वैसे D और L जो है ना और पॉजिटिव और नेगेटिव की रोटेशन जो है ना ये ऑप्टिकल एक्टिविटी और DL ये अलग है, ठीक है। ये जो 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 हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स है इसको हम पोलरीमीटर के जरिए एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। इसका पता किधर से पता चलता है, इसका इससे पता चलता है पॉजिटिव साइन, ठीक है। और एक हमारे पास है D और L आइसोमेरिज्म, ठीक है। D एंड L आइसोमेरिज्म क्या है, ये जो है ना बी कार्यल सेंटर से रिलेटेड है, लेकिन और ये भी कॉन्फ़िगरेशन पे है, लेकिन इसके लिए रेफरेंस कंपाउंड जो है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया गया है, ठीक है। इसके लिए रेफरेंस कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया गया है, ठीक है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो कंपाउंड्स इन्होंने जो है ना वो किए हैं, मतलब है कि सबसे पहले आप लोग देख ले, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, और ये कार्बन नंबर 3 है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 तो कारेल नहीं है या एसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये कार्बन नंबर 2 जो है ये क्या है, ये आप लोग देख ले कार्बन नंबर 2, और ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है या कारेल कार्बन एटम है। ये कारेल क्यों है, क्योंकि ये कार्बन एटम इस एक साइड से इसके साथ अटैच है, दूसरे साइड से हाइड्रोजन के साथ, तीसरे साइड से OH के साथ, और चौथे से CH2OH के साथ। इसका मतलब है कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच हैं, इसी वजह से इसको हम कहेंगे कि ये एक कायरल कार्बन है। और जब कभी हमारे पास किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम होगा, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल रोटेटरी मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइसोमर भी होंगे, ठीक है, और उसके D और L फॉर्म्स भी होंगे। अब आप लोगों ने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेव रोटेटरी, ठीक है, उसको तो आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव से इसको तो जाना कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है। ये पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और अगर नेगेटिव का साइन लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करता है, ठीक है। अब ये D और L का मतलब क्या है, तो इन्होंने ग्लिसरॉल्डिहाइड को एज रेफरेंस दिया है, ठीक है। वो ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें ये वाला OH, ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये कौन सा OH है पता है, यहां पर तो सिर्फ 3 ही है, 3 कार्बन है, तो आप लोग इस देख सकते हैं कि ये कार्बन इन दोनों के दरमियान है। लेकिन एक्चुअली अगर हमारे पास एक से ज्यादा कार्बन, 3 से ज्यादा कार्बन एटम हो, तो फिर हम कौन से कार्बन को रेफरेंस के लिए यूज करेंगे, जो इस CH2OH के करीब हो या इस वाले कार्बन से ज्यादा मैक्सिमम दूरी पर हो, ठीक है। तो मैक्सिमम पर दिस डिस्टेंस पर हो, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अगर इस कार्बन के ये OH ये राइट हैंड साइड पर है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसको D फॉर्म कहते हैं। आप लोग देख लें, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है, CHO, ठीक है, ये क्या है, ये CHO, ये एक हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जो CH2OH है, ये कार्बन इसके करीब, ठीक है, नियरेस्ट या जो नाइबर इसका कार्बन है, लेकिन इस पे जो OH है वो राइट हैंड साइड पे है। तो इसका मतलब है कि इस CH2OH के अटैच जो कार्बन है, अगर इस पे अटैच कार्बन एटम जो है ना वो राइट हैंड साइड पे है, तो वो जो है ना D आइसोमर होगा, ठीक है। और इस कार्बन पे जो अटैच कार्बन है इसका ये वाला है, इसका जो है ना OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पर हो तो फिर उसको L कहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास इसको D आइसोमर कहते हैं और इसको L आइसोमर कहते हैं। किस चीज पे, कि इस CH2OH के अटैच जो कार्बन जो एटम है, तो ये वाला, अगर OH इसके साथ जो अटैच है अगर वो राइट हैंड साइड पर है तो वो फिर D होगा, ठीक है, D फॉर्म। और अगर ये OH इस वाले कार्बन के साथ जो OH अटैच है, ठीक है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो फिर उसको L फॉर्म कहते हैं, ठीक है, LND, ठीक है आप लोग। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये एक रेफरेंस कंपाउंड है। अब आप लोग देख लें कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 1, 2 और 3 कार्बन है, और इसमें भी 1, 2 और 3 कार्बन एटम है, ठीक है। फिर आप लोग देख ले, इसमें ये एक OH, ये दूसरा OH, ठीक है ना, इसमें भी ये एक OH और ये दूसरा OH, ठीक है। और इसमें भी इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये C डबल बॉन्ड O और इधर भी C डबल बॉन्ड O मौजूद है। अगर आप लोग हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करें, ठीक है, या कार्बन को देखें, 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 1, 2 और 3, तो 3 कार्बन हो गए दोनों में। अब हाइड्रोजन को काउंट करें, 1 हाइड्रोजन, फिर ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, ये फिर 2, 3, ये 4, 5 और ये 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ठीक है,
6 हाइड्रोजन, और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे भी जो है ना वो 3 है, ठीक है, और कार्बन यहाँ पे भी 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 और ये 2 और ये 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3, और ऑक्सीजन यहाँ पर आप लोग देख ले कि ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो ये यहाँ पर आप लोग 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, सेम नंबर मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा दोनों का, C3H6 और O3, ठीक है, ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं और उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आइसोमर्स। लेकिन यहां पर आप लोग देख ले कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों में, एक में अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है और दोनों में कीटोन, दूसरे में कीटोन का है। लेकिन अगर आप लोग इन दोनों को देख लें तो ये दोनों भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, क्योंकि एक में इस कार्बन के साथ जो OH है वो राइट हैंड साइड पर है, और इसका जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ये हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर ए से डिफरेंट हो के दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो, तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। रिमेंबर, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सॉरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, बट स्टिल इसमें ये क्या है, ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन एटम मौजूद है। लेकिन इसके तीनों जो एटम्स हैं, ये इसमें कोई भी कायरल कार्बन एटम मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप लोग देख लें, इसका एल फॉर्म भी है, इसका डी फॉर्म भी है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो इसका डी और एल फॉर्म नहीं होता है फिर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, होपफुली कि आप लोग ये समझ गए हैं, ठीक है। अब रिमेंबर कि हम इसको एज रेफरेंस यूज करेंगे आगे, ठीक है, कि कौन सा जो है ना वो डी फॉर्म होगा, कौन सा